सत श्री अकाल, नमस्कार अध्यापक साहिबान, प्यारे बच्चों, आप सभी का एजुसेट स्टूडियो से बहुत बहुत स्वागत है। बच्चों, आज आपसे बात करेंगे कि मेडिकल फील्ड में क्या क्या कैरियर ऑप्शंस हैं। जो बच्चे मेडिकल स्ट्रीम लेते हैं वो क्या सोच सकते हैं, उनका विजन क्या हो सकता है, किस तरह से पढ़ाई करें, कौन सी जॉब अपॉर्चुनिटीज़ हैं, इसके बारे में बातचीत करेंगे। हमने ये बातचीत करने के लिए अपने एजुसेट स्टूडियो में गेस्ट भी बुलाए हैं जो आपको इसके बारे में बहुत सारा ज्ञान देंगे। तो सबसे पहले डॉक्टर अंजना भाटिया जी का स्वागत करते हैं एजुसेट स्टूडियो में। बहुत बहुत शुक्रिया मैम, थैंक यू। डॉक्टर अंजना जो है हेड हैं, डीन हैं HMV जालंधर में, और इसके साथ साथ ही मेडिकल स्ट्रीम के कैरियर ऑप्शंस के बारे में इनकी एक्सपर्टीज है। तो तुरंत ही बातचीत शुरू कर लेते हैं। सबसे पहले जब भी बच्चों और अध्यापक साहिबान जो इस कार्यक्रम को देख रहे हैं, हम करियर काउंसलिंग की बात करते हैं। तो करियर काउंसलिंग जो है ये बेसिकली जो करियर ऑप्शंस होते हैं उसके प्रति जो अंडरस्टैंडिंग पैदा होती है और बच्चों के इंटरेस्ट, एप्टीट्यूड एंड फैमिली बैकग्राउंड और सारी इंटरेस्ट, सारी परिस्थितियों को देखते हुए जो हम उन्हें सुझाव देते हैं कि वो किस तरीके से अपने इस कैरियर को ऑप्ट करें, आगे बढ़ें, यही करियर काउंसलिंग है। लेकिन सही समय में उनको गाइड करना, सही समय में उनकी काउंसलिंग करना बहुत जरूरी है। इसी बातचीत को आगे बढ़ाते हैं और यही आज का हमारा 30 मिनट के कार्यक्रम का एम भी यही रहेगा कि हम बच्चों को बहुत सारे ऑप्शंस को अवेलेबल करवाएं, उनको ज्ञान दें और उनकी नॉलेज बढ़ाएं। इसके लिए सबसे पहले अब मैं डॉक्टर अंजना जी से बोलूंगी कि वो बताएं, कुछ बच्चे होते हैं जो 10th के बाद भी कुछ जॉब लेना चाहते हैं, उनकी परिस्थितियां ऐसी होती हैं कि वो 12वीं तक न जाके 10th के बाद ही क्विट करके चाहते हैं कि वो कुछ सहारा बन जाएं अपने माता पिता का, अपनी फैमिली का। तो अंजना जी, आप इसके बारे में हमारे बच्चों को बताइए कि 10वीं के बाद क्या क्या ऑप्शंस हैं। 10वीं के बाद प्यारे बच्चों बहुत सारिया ऑप्शनस ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਅਵੇਲੇਬਲ ਨੇ। ਜੇ ਆਪਾਂ 10ਵੀਂ ਦੇ ਬਾਅਦ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਡੀਕਲ ਫੀਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮਾਨਵਤਾ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰੋ ਤੇ ਨਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਪੈਸੇ ਵੀ ਕਮਾਓ, ਆਪਣੀ ਰੋਜ਼ੀ ਰੋਟੀ ਦਾ ਇੱਕ ਸਾਧਨ ਵੀ ਬਣ ਜਾਓ ਘਰ ਵਾਲਿਆਂ ਵਾਸਤੇ, ਆਪਣੇ ਵਾਸਤੇ, ਤੇ ਪੈਰਾਮੈਡੀਕਲ ਕੋਰਸਿਸ ਕਾਫੀ ਅਵੇਲੇਬਲ ਨੇ। ਪੈਰਾ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਮੈਡੀਕਲ ਨੂੰ ਅਸਿਸਟ ਕਰਨ, ਜੋ ਡਾਕਟਰਸ ਨੂੰ ਅਸਿਸਟ ਕਰਨ। ਐਸੇ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਅੱਜ ਕੋਰਸਿਸ ਵੀ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੈ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜੌਬ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਟਰੋਂਗ ਹੈ। ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇੰਪਲੋਇਮੈਂਟ ਬੜੀ ਫਾਸਟ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਤੇ ਪੈਰਾਮੈਡੀਕਲ ਕੋਰਸਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਸਟਾਰਟਿੰਗ फ्रॉम मेडिकल लैब टेक्नीशियंस, बहुत सारे कोर्सेज आज साढ़े को अवेलेबल हैं। ठीक है, तो ये जो आपने यहाँ पे OTT लिखा है, ये क्या ऑपरेशन थिएटर में क्या कहना चाहिए? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ऑपरेशन थिएटर ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਟੈਕਨੀਸ਼ੀਅਨਸ ਦੀ ਲੋੜ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਥੀਏਟਰ ਟੈਕਨੀਸ਼ੀਅਨ ਦਾ ਇੱਕ ਕੋਰਸ ਹੈ। ਉਹ ਕੋਰਸ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਸਰਟੀਫਾਈਡ ਟ੍ਰੇਨਰ ਬਣ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਟੈਕਨੀਸ਼ੀਅਨ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਹੈਲਪਰ ਹੈਂਡ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਡਾਕਟਰਸ ਵਾਸਤੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਐਕਸ-ਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਤੇ ਐਕਸ-ਰੇ ਮਸ਼ੀਨ ਨੂੰ ਹੈਂਡਲ ਕਰਨਾ ਸਿੱਖ ਲੈਂਦੇ ਹੋ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਤੁਸੀਂ ਸੋਨੋਗ੍ਰਾਫੀ, ਡਾਇਲਿਸਿਸ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ MLT क्या कहना चाह रहे हैं? MLT इज मैडिकल लैब टेक्नीशियन। ਇਹ ਬਹੁਤ अच्छा कोर्स है ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਤੁਹਾਡੀ ਫਾਸਟ ट्रेनिंग है, फास्ट मनी है। जैसे कि पैथोलॉजी वगैरह में हमें लैब की जरूरत पड़ती है ना, कोई टेस्ट वगैरह होते हैं, सैंपल्स कलेक्ट करना, सैंपल्स कलेक्ट करन दे बाद उन्हां दा एनालिसिस करना, एनालिसिस करन दे बाद रिपोर्ट्स रेडी करना ताकि डॉक्टर नूं पता होवे कि हाँ जी यदि बैकग्राउंड की है मरीज दी, ते वो सारा कुछ मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी करके ही एक ट्रेन्ड टेक्नीशियन आ सकता है। बिल्कुल ठीक है। ऐसा भी होता है कि कई बार होता है कि बच्चों आपको तुरंत जरूरत है और आगे भी आपने 11वीं और 12वीं में बाद में परस्यू करना है। ऐसा भी कोई ऐसी परिस्थितियां, आपको 2 साल का 1 साल का ब्रेक लेना है, कुछ कहीं काम सीखना है और इसी लाइन में आगे भी बढ़ना है, तो ये बहुत ही अच्छा ऑप्शन है। तो इसी तरीके से यही शायद ये कंटिन्यू कर रहे हैं। क्या कहना चाह रहे हैं इसमें, डिप्लोमा वगैरह कोर्सेज के बारे में बताइए। बिल्कुल देखिए, ऐसा है कि ਜਿਹੜੇ सर्टिफिकेट ने या डिप्लोमा है इन्हां दी डिफरेंट टाइम बाउंड है जी। कोई तुसी 6 महीने च कर सकते हो, 1 साल च कर सकते हो, 2 साल च कर सकते हो ते तुसी
ਇਸੇ ਫੀਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਇਨਕਮ ਆਪਣੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕੈਰੀਅਰ ਨੂੰ ਵੀ ਅੱਗੇ ਵਧਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਬਿਲਕੁਲ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕੈਰੀਅਰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਬੜੀ ਵਧੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੇ ਖੜਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਸਾਲ ਤੋਂ ਹੀ 15 ਤੋਂ 20 ਹਜ਼ਾਰ ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਕਮਾਈ ਕਰਨਾ शुरू हो सकते हो। बिल्कुल ठीक है। नाल ही नाल तुसी सेवा भी कर रहे हो पेशेंट्स दी। बहुत अच्छा ऑप्शन है। और बच्चों कई बार ऐसा होता है कि अगर आपको लगता है कि शॉर्ट टर्म कोर्स 6 महीने वाला करना है, कोई सर्टिफिकेशन कोर्स करना है, कम पैसे हैं, आप उस कोर्स को कर लीजिए। जब आप काम करने लगेंगे, थोड़ा पैसा आने लगेगा, तो बड़ा वाला कोर्स कर लीजिए, 1 साल का कर लीजिए। तो इस तरीके से आप अपनी भी ग्रोथ कर सकते हैं जॉब में रहते रहते। तो इसके बाद ये देखते हैं कि आपने बहुत अच्छी तरह से बताया हुआ है, थोड़ा सा और बच्चों को एक्सप्लेन कर दीजिए। एंड बच्चों, उसके पहले आप इसका स्क्रीनशॉट जरूर ले लो, क्योंकि आपको ये डिप्लोमा कोर्सेज 10वीं के बाद क्या क्या है इसकी पूरी जानकारी इस चार्ट में दी जा रही है कि कितने साल का कोर्स और लगभग कितने पैसे लगते हैं इस कोर्स को करने में। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आप डॉक्टर अंजना मैम को सुनिए वो क्या बताना चाह रही हैं। डिफरेंट कोर्सेज ने ਜਿਹੜੇ ਡਿਪਲੋਮਾ ਕੋਰसेज ਨੇ 10ਵੀਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਉੱਪਰ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਡਾਇਲਿਸਿਸ ਟੈਕਨੀਕਸ ਦਾ ਕੋਰਸ ਹੈ, ਤੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਡਨੀ ਹਸਪੀਟਲਸ ਨੇ ਅੱਜਕੱਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਲਗਾਤਾਰ ਪੇਸ਼ੈਂਟਸ ਨੂੰ ਡਾਇਲਿਸਿਸ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਇਹ ਵਾਲਾ ਕੋਰਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈ 1 ਤੋਂ 2 ਸਾਲ ਦੀ ਡਿਊਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਕੋਰਸ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੇ ਫੀਸ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ, 15,000 ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਕੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੀ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਕਿਹੜਾ ਕਾਲਜ ਚੂਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕਾਲਜਸ 'ਚ ਫੀਸ ਥੋੜੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜਸ ਜਾਂ ਕੁਝ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕਾਲਜਸ ਦੀ ਫੀਸ ਘੱਟ ਵੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡੈਂਟਲ ਹਾਈਜੀਨਿਸਟ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ, ਡੈਂਟਿਸਟ ਕੋਲ ਅੱਜਕੱਲ ਬਹੁਤ ਲੋਕ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬ੍ਰੇਸਿਸ ਵੀ ਲਗਾਣੇ ਹੈ ਜਾਂ 올ਡ ਏਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਦੰਦਾਂ ਦੀ ਤਕਲੀਫ ਬਣੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਟਰਾਮਾ ਕੇਸਿਸ 'ਚ ਡੈਂਟਲ ਡਾਕਟਰਸ ਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਡਿਪਲੋਮਾ ਹੈ ਡੈਂਟਲ ਹਾਈਜੀਨਿਸਟ ਦਾ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡੈਂਟਲ ਡਾਕਟਰਸ ਨੂੰ ਅਸਿਸਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਨਰਸਿੰਗ ਕੇਅਰ ਅਸਿਸਟੈਂਟ ਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਪੂਲਰ ਕੋਰਸ ਹੈ, ਤੇ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਫੀਸ ਦਾ ਇਹ ਕੋਰਸ ਹੈ, 1 ਸਾਲ ਤੋਂ 2 ਸਾਲ ਦੀ ਇਹਦੀ ਡਿਊਰੇਸ਼ਨ है, ਤੇ ਇਹ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ सर्टिफाइड नर्सिंग केयर असिस्टेंट बन सकते। नर्सिंग का स्कोप भी बहुत है, बहुत से बच्चे जो बाहर जाना चाहते हैं बहुत है, तो बाहर भी उसका बहुत स्कोप है। ये कोर्स करके बच्चे अपना काम शुरू कर सकते हैं और उसके बाद अपनी और ग्रोथ कर सकते हैं और सारे डिप्लोमा कर सकते हैं। बिल्कुल ठीक है जी। जिस तरह डिप्लोमा मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी है, मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी ਦਾ ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ ਕਿ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਵਨ ਆਫ ਦਾ ਮੋਸਟ ਪਪੂਲਰ, ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ 'ਚ ਪੋਸਟ ਕੋਵਿਡ ਵਰਲਡ ਜੇ ਆਪਾਂ ਦੇਖੀਏ ਤੇ ਪੋਸਟ ਕੋਵਿਡ ਵੀ ਹੈਵ ਸੀਨ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡਾ ਹੈਲਥ ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਉਹਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਇੰਪਰੂਵਮੈਂਟ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰ। ਤੇ ਫਿੱਕੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਹੈ ਕਿ 2025 ਤੱਕ 4 ਕਰੋੜ ਮੋਰ ਹੈਲਥ ਕੇਅਰ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੂੰ ਲੋਕ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਕੋਰसेस ਕਰਨਾ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜੌਬ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ पक्का देगा। बिल्कुल ठीक है। और सबसे बड़ी बात है कि जो मेडिकल स्ट्रीम के बच्चे हैं जिन्होंने ऑप्ट कर लिया है कि हमने मेडिकल पढ़ना है, बहुत ज़्यादा ऐसा नहीं है कि खाली आपको लगता है कि नीट आपने, अभी हम इस पे बात आगे करने वाले हैं, ये बहुत ही आगे आने वाले समय में जैसा कि अंजना जी ने भी बताया बहुत लोड आने वाली है। और इस तरीके के अगर हम छोटे छोटे कोर्सेज भी कर लें, जैसी आपकी परिस्थिति है, आप जो करना चाहते हैं समय के हिसाब से, तो आपका स्कोप बहुत आगे है इसमें। बिल्कुल जरूर है इसमें स्कोप आगे, और मुझे लगता है कि आगे ये स्कोप बढ़ता ही जाएगा, क्योंकि ये जो कोर्सेज हैं ये एक्चुअली बैकबोन है बिल्कुल हेल्थ सेक्टर के। डॉक्टर्स नो इन्हां सारिया ट्रेंड टैक्नीशियंस दी जरूरत रहेगी। डॉक्टर्स अपने आप च अकेले नहीं कर पाएंगे, उन्होंने ये सारे टैक्नीशियंस दी लोड़ है, ते टू बी द बैकबोन, टू बी द सपोर्ट ऑफ हेल्थ इंडस्ट्री, नाल दे नाल मतलब इहनूं असीं कह सकदे नाले पुन ते नाले फलियां। हाँ बिल्कुल, तुसीं इनकम भी है ते नाले तुसीं मानवता दी सेवा भी कर रहे हैं। बिल्कुल ठीक है। ये जो सैनिटरी इंस्पेक्टर का है, ये थोड़ा बताएंगे कि कहाँ पे इनको जॉब कहाँ लगती है? सैनिटरी इंस्पेक्टर्स दी जॉब स्टार्टिंग फ्रॉम म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशंस ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਸਾਡੀਆਂ, ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅੱਜਕੱਲ ਤੇ ਹਸਪੀਟਲਸ ਨੇ ਕਿੰਨੇ ਸੈਨੀਟਰੀ ਕੀ ਜਹਾਂ ਸੈਨੀਟੇਸ਼ਨ ਹਾਈਜੀਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਉੱਥੇ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ। ਹੁਣ ਤੇ ਸੈਨੀਟੇਸ਼ਨ ਦੀ आफ्टर वी हैव सीन कोविड, सैनिटेशन इज अ वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट। बिल्कुल ठीक है। और बहुत से प्रोजेक्ट्स भी आते रहते हैं, WHO के प्रोजेक्ट्स होते हैं, किसी डिपार्टमेंट में चलते हैं, वहां भी हाइजीन एंड सैनिटेशन से रिलेटेड बहुत सारी पोस्ट भी निकलती हैं, तो इस तरह का कोर्स करना बहुत ही अच्छा रहेगा। ये कुछ स्टोरीज ऑफ चेंज हैं आपके सामने, पिक्चर हैं, ये अंजना जी बताएंगी क्या कहना चाहती हैं आप? हाँ बिल्कुल बिल्कुल। यहाँ पे स्टूडेंट्स ये बताना चाहूँगी कि ये डिपेंड नहीं करता है कि आपने स्टार्ट कहाँ से लिया और कैसा लिया। अगर आपने अच्छा काम किया तो सक्सेस इज बाउंड टू बी योर्स।
ਤੁਸੀਂ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਗੇ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਗੇ। ਬਸ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਫਾਇਰ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਫਾਇਰ ਹੈ ਤੇ ਇੱਕ ਮੈਡੀਕਲ ਲੈਬ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਦਾ ਕੋਰਸ ਕਰਕੇ ਵੀ ਇਹ ਬੱਚੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਏ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਲੈਬ ਖੋਲੀ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਪੈਥੋਲੋਜੀਕਲ ਲੈਬ ਖੋਲੀ। ਪੈਥੋਲੋਜੀਕਲ ਲੈਬ ਖੋਲ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ अर्निंग ਵੀ ਕੀਤੀ ਤੇ कोविड ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੰਮ ਵੀ ਕੀਤਾ, सेवा भी की। बहुत अच्छा मोटिवेशनल स्टोरीज हैं इनकी कि आप भी ऐसे एक छोटे कोर्स करके छोटा छोटा फिर काम शुरू करके एक्सपीरियंस गेन करके अपना काम भी शुरू कर सकते हैं। और आर्मी में मैम बहुत ज्यादा जरूरत रहती है मेडिकल लैब टेक्नीशियंस की, खास तौर पे। बिल्कुल ठीक बात है जी। लाल पैथ लैब ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਕਾਫੀ ਇਟ ਇਜ਼ ਅ ਹਾਊਸ ਹੋਲਡ ਨੇਮ, ਅਸੀਂ ਆਸ-ਪਾਸ ਆਪਣੇ ਕਾਫੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਲੈਬਸ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇੱਕ ਸਿੰਗਲ ਲੈਬ ਤੋਂ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਤੇ ਅੱਜ ਇਹ ਫੋਰਬਸ ਲਿਸਟ 'ਚ ਟੌਪ 100 ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਮੀਰ ਆਦਮੀਆਂ ਦੀ ਲਿਸਟ 'ਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਨੇ ਤੇ ਇਹ ਮੈਡੀਕਲ ਫੀਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਐਸੇ ਫੀਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਤੇ ਇੰਨੇ ਸਕਸੈਸਫੁਲ ਹੋਏ। ਬਸ ਉਹੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਿੰਨੇ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਕਿੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਹਦੇ ਸ਼ਿੱਦਤ, ਜਨੂਨ ਤੇ मेहनत ਦੇ ਨਾਲ ਕਰਦੇ। बिल्कुल सही बात है। मैं इस समय थोड़ा सा ध्यान ले जाना चाहूँगी अपने अध्यापक साहिबान को जो देख रहे हैं और बच्चों का भी कि जैसा कि अंजना जी ने भी बताया कि पैशनेट होने की ज़रूरत है, पैशन, जज्बा लाने की ज़रूरत है। अगर आपने ऑप्ट कर लिया है, पहली बात तो आप जब चुनाव करते हैं 10वीं के बाद सब्जेक्ट का, बहुत समय लगाइए, आराम से गाइडेंस लीजिए, काउंसलिंग भी करवाइए अपनी। काउंसलिंग इज़ मोर पर्सनलाइज, वो थोड़ी पर्सनल हो जाती है। आपकी परिस्थितियां, आपका नेचर, आपका इंटरेस्ट, बहुत कुछ हम देखते हैं उसमें। उसके हिसाब से जब आप डिसाइड कर लीजिए तो उसके बाद स्काई इज द लिमिट। अगर आपने सोच लिया है अपने इस फील्ड में आगे बढ़ना है, चाहे आप किसी भी परिवेश से आते हो, बहुत सारे स्कोप हैं जिस पे हम लगातार बातचीत कर रहे हैं। अभी आपने 10वीं के बाद जो बच्चे पैरामेडिकल की ओर जाना चाहते थे उनके बारे में बातचीत करी। अब हम आपसे बातचीत करने जा रहे हैं कि 12वीं के बाद जो बच्चे पैरामेडिकल फील्ड को चुनते हैं उनके लिए क्या क्या ऑप्शंस हैं। मैं चाहूंगी आप क्विकली थोड़ा सा इसके बारे में बताएं। बिल्कुल। अब जो ऑप्शंस हमारे पास 10th के बाद अवेलेबल थी वो ऑप्शंस और मोर ऑप्शंस 10+2 के बाद अवेलेबल हैं। 10+2 अगर हम कर लेते हैं तो हम एक बेसिक एलिजिबिलिटी काफी कोर्सेज के लिए कंप्लीट कर लेते हैं। तो जैसे कि मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी वगैरह की बात हम कर चुके, इसके साथ ही अगर आप देखें तो डिप्लोमा इन न्यूट्रिशन एंड डाइटेटिक्स, दिस इज वेरी पॉपुलर और बहुत अपकमिंग कोर्स है। ਅੱਜ ਤੋਂ 10 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਜੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤੇ न्यूट्रिशन डाइट ਦੀ ਗੱਲ ਕੋਈ खास करता नहीं, कोई नहीं करता था। आजकल तो हर अस्पताल में कोई भी ऑपरेशन होता है, चाहे वो हार्ट का कोई हो रहा हो, तो तुरंत ही डाइटिशियन से उनका रहता है, वो आते हैं, वो आपको बताते हैं क्या क्या खाना है, क्या करना है। तो मुझे लगता है बहुत स्कोप बढ़ गया है। जो सबसे ज्यादा गूगल्ड वर्ड है, गूगल्ड वर्ड है हाउ टू लूज वेट। बिल्कुल सही बात है ये भी। तो यहाँ पे भी जो डाइटिशियंस हैं इनका रोल बहुत ज्यादा स्ट्रांग है और बहुत ज्यादा पेइंग है, ये बहुत ज्यादा कमा भी रहे हैं। और इसी के साथ साथ जैसे ऑडियोलॉजी, स्पीच थेरेपी, आने वाले टाइम्स में ये कोर्सेज बहुत ज्यादा पॉपुलर होके निकलेंगे क्योंकि कम्युनिकेशन स्किल्स और स्पीच थेरेपी इनकी जरूरत बहुत ज्यादा होने वाली है, बहुत हो रही है। क्योंकि एक पहले समय होता था कि लोग इतना अवेयर नहीं थे। आज अगर बच्चे किसी प्रॉब्लम के साथ भी उसका बर्थ होता है या किसी एक्सीडेंटल वजह से, तो हम बहुत ही बारीकी तक जाते हैं, उसको इम्प्रूव करते हैं। तो इसलिए ये जितने कोर्सेज हैं उनकी बहुत डिमांड हो गई। और सही आपने बोला कि जो न्यूट्रिशन और डाइटिशियंस का जो इससे रिलेटेड कोर्स है इसका बहुत स्कोप है। यहाँ पर भी बच्चे आप लोग अपना काम शुरू कर सकते हो। थोड़ी सी ये डिप्लोमा कर लीजिए, एक्सपीरियंस गेन कर लीजिए, किसी अस्पताल से जुड़ जाइए, किसी के साथ काम कर लीजिए, उसके बाद आपको पूरी नॉलेज हो जाएगी और आप अपना काम भी आराम से शुरू कर सकते हैं। और मैं ये भी देख रही हूँ कि जैसे आजकल खास तौर पे सोशल मीडिया, ऑनलाइन मार्केटिंग के थ्रू भी ये न्यूट्रिशनिस्ट और डाइटिशियंस ये बहुत ज्यादा कमा भी रहे हैं और काफी लोगों तक अपनी पहुंच बढ़ा रहे हैं। बिल्कुल सही बात तो है। बस अपने कम्युनिकेशन स्किल्स, ऑनलाइन मार्केटिंग, ये साथ साथ हमने इम्प्रूव करते रहना है। बिल्कुल यही कारण है कि देखिए मैं आपको बताऊंगी कि जब हम काउंसलिंग की बात करते हैं, यही तो काउंसलिंग है। अगर कोई बच्चा है और उसकी ऐसी परिस्थितियां नहीं है या उसने नीट क्वालिफाई 10+2 के बाद नहीं कर पाया और पैरामेडिकल में जाना है क्योंकि वो बार बार उसका अपने कोई कारण है या कोई भी रीजन है, सर्कमस्टांसेस है, वो बार बार नीट का एग्जाम नहीं दे सकता, उसको तुरंत कमाना है, तुरंत अपने किसी जॉब से जुड़ना है, तो ये बहुत सारे अच्छे ऑप्शंस हैं। और इस तरीके से सोशल मीडिया का जो होता है, तो अगर कम्युनिकेशन स्किल है उस बच्चे में, अच्छे से बोल
बोल लेता है, ये टीचर पहचान सकते हैं, टीचर्स अपने बच्चों को गाइड कर सकते हैं कि teacher तुम्हारी का role कम्युनिकेशन, यहाँ टीचर का रोल आ जाता है कि भाई तुम्हारी बहुत अच्छी कम्युनिकेशन स्किल है, तुम इस तरीके के काम करो। सोशल मीडिया तो आजकल सभी हैंडल बच्चे कर लेते हैं, इनफैक्ट कहा जाता है थोड़ा कम करो उस पे, उनको सिखाना भी नहीं पड़ता है। तो इस तरीके के बिना कोई आपने क्लिनिक खोले, बिना पैसा इन्वेस्ट करे, आप एक मेडिकल ये सर्टिफिकेट कोर्स करके, नॉलेज गेन करके आप अपना अर्निंग कर सकते हैं इजीली। स्किल हाथ में है, नॉलेज है, तो आपकी अर्निंग भी फास्ट शुरू हो जाएगी। वेरी ट्रू। अब हम आगे बढ़ते हैं मेडिकल कोर्सेज कि ये तो पैरामेडिकल कोर्सेज थे, अब मेडिकल कोर्सेज हैं जो 12वीं के बाद बच्चा मेडिकल किस तरीके से जुड़ता है। अभी यहाँ पे बातचीत करी हुई है, जैसे कि स्क्रीन पे आप देख रहे हैं कि आप MBBS कर सकते हैं, BDS जा सकते हैं, फार्मेसी में जा सकते हैं, एलाइड हेल्थ साइंस रिलेटेड नर्सिंग कर सकते हैं, और आयुष हेल्थ से जुड़ी हुई तमाम सारी चीजों से जुड़ सकते हैं। डिटेल में अंजना जी से हम जानेंगे कि किस तरीके से इन कोर्सेज में बच्चे 12वीं के बाद जुड़ सकते हैं मेडिकल कोर्सेज। हाँ, देखिए सबसे पहले तो अगर MBBS तो मैं देखती हूँ बहुत बच्चों का सपना है कि उनको लगता है कि जेकर ਅਸੀਂ डॉक्टर बन जाने हैं तो साडी जिंदगी बहुत वधिया तरीके नाल सेटल्ड है, बहुत अच्छा प्रोफेशन भी है, बहुत अच्छा नोबल प्रोफेशन है जी बिल्कुल। तो जे बच्चे ਅਸੀਂ डॉक्टर बनना है ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਬਣਨ ਵਾਸਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਨੀਟ, ਨੈਸ਼ਨਲ ਐਲੀਜੀਬਿਲਿਟੀ ਕਮ ਐਂਟਰੈਂਸ ਟੈਸਟ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ NTA ਕਰਵਾਉਂਦਾ ਹੈ ਇਸ ਐਗਜ਼ਾਮ ਨੂੰ, +2 ਦੇ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕੋਰਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੀ ਐਂਟਰੈਂਸ ਐਗਜ਼ਾਮ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ। 50% ਸਿਰਫ ਮਾਰਕਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦੇ ਹੈ, ਫਿਜ਼ਿਕਸ ਕੈਮਿਸਟਰੀ ਬਾਇਓਲੋਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਬੀਨੇਸ਼ਨ ਨਾਲ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਨੀਟ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਟੈਸਟ ਹੈ ਸਾਲ 'ਚ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ 720 ਮਾਰਕਸ ਦਾ ਇਹ ਪੇਪਰ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਨ ਜੋ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਏਗਾ ਉਹ ਫਿਜ਼ਿਕਸ ਕੈਮਿਸਟਰੀ ਤੇ ਬਾਇਓਲੋਜੀ ਹੀ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਬਾਇਓਲੋਜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੋਟਨੀ ਔਰ ਜ਼ੂਲੋਜੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 22 ਲੱਖ ਬੱਚੇ ਅਪੀਅਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਮੋਟੇ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾਈਏ ਤੇ 1 ਲੱਖ ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਸੀਟਸ ਨੇ। ਤੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜ, ਸਰਕਾਰੀ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜਸ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾਈਏ ਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਘੱਟ ਹੈ, 50-55 ਹਜ਼ਾਰ ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ 22 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬਟ ਉਹ ਬੱਚਾ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜ਼ਰੂਰਤ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪਛਾਣਨ ਦੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨ ਦੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਪੈਸ਼ਨ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਕਿ ਹਾਂ ਮੈਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਕੌਨਫੀਡੈਂਟ ਹੋਣ ਦੀ। ਫਿਰ ਹਾਰਡ ਵਰਕ ਤੇ ਕਰਨਾ ਹੀ ਹੈ। 2 ਸਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਹਾਰਡ ਵਰਕ ਐਂਡ ਦੈਨ ਸਕਸੈਸ। ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਜਾਓਗੇ, ਪਰ ਬਸ ਤੁਸੀਂ ਜੁੜਨਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਸੁਪਨੇ ਦੇ ਨਾਲ पूरी तरह जुड़ जाना है, फिर तुसी जरूर क्लियर कर सकते हो। बिल्कुल ठीक है। जैसी बात बच्चों तुम्हारे सामने रखी गई है कि ये बहुत ही खूबसूरत प्रोफेशन है और हार्ड वर्क की बहुत ज़रूरत है। मैं एक चीज़ और यहाँ ऐड करूँगी कि हार्ड वर्क के साथ साथ स्मार्ट वर्क की भी बहुत ज़रूरत है बच्चों। ये बहुत ही कंपटीशन का ज़माना है। क्या पूछा जा रहा है एग्जाम में, तुम्हारी क्या एबिलिटीज़ है, तुम अच्छे से याद कर लेते हो, तुम्हारा पढ़ने में मन लगता है, अच्छी सिटिंग, अच्छी हार्ड वर्क दे सकते हो। यही तो काउंसलिंग है जो टीचर्स उसमें सपोर्ट करते हैं कि बच्चा कैसा है, उसकी आसपास की परिस्थितियों के साथ उसका अपना एप्टीट्यूड कैसा है। हार्ड वर्किंग बच्चा है, करना चाहता है, और संकल्प तुमने लेना है, कमिटेड तुमने होना है कि हम निकालेंगे तो जरूर निकल जाएंगे। गवर्नमेंट कॉलेजेस में अगर बच्चा आ जाता है तो बहुत अच्छा है। फिर एक प्रॉब्लम आती है, कुछ बच्चे अफोर्ड नहीं कर पाते हैं क्योंकि मेडिकल कॉलेजेस की फीस बहुत ज़्यादा है। इन बच्चों के लिए भी बहुत सारे रास्ते हैं जिन पे हम बात कर रहे हैं आगे। जी, अगर आप बाय एनी चांस नीट को क्रैक नहीं कर पाते, नीट क्लियर नहीं कर पाते, तो इसका मतलब ये नहीं कि आप होशियार नहीं हैं, आप इंटेलिजेंट नहीं हैं, क्योंकि हमने अभी बात की कि 22 लाख बच्चे दे रहे हैं और किसी परिस्थिति के कारण उसमें से लगभग 1 लाख क्लियर कर रहे हैं और वो फीस दे पा रहे हैं। सो अगर हम बात करें BSc मेडिकल की, ये एक बहुत ही लक्रेटिव फील्ड है। BSc मेडिकल में हम पढ़ते हैं बॉटनी, जूलॉजी और केमिस्ट्री। ये तीनों सब्जेक्ट्स पढ़ने के बाद हम एक BSc मेडिकल के ग्रेजुएट बन जाते हैं और फिर हमारे पास ब्रॉड बेस से रास्ते खुल जाते हैं कि हम आगे क्या स्पेशलाइजेशन कर सकते हैं, और हर स्पेशलाइजेशन का अपना एक मूल्य है। तो अगर मैं बॉटनी की बात करूं, एक सेकंड अंजना जी, मैं यहाँ पे थोड़ा सा और क्लैरिटी दूंगी बच्चों तुम्हें कि मान लो तुमने नीट का 12वीं के बाद एग्जाम दिया और तुम किसी कारण से
वो नहीं पा सके जो तुम्हें चाहिए था। हो सकता है कि प्राइवेट मेडिकल कॉलेज मिल गया, तुम अफोर्ड नहीं कर सकते हो, या तुम्हारी रैंक नहीं आई और तुम आगे भी नहीं कर सकते, तो तुमने ये ऑप्ट करा जिस पे हम बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे हम बात करेंगे, पहले आपको ग्रेजुएशन करना पड़ता है, जिससे जैसे कि आपके डॉक्टर अंजना ने बताया कि बॉटनी, जूलॉजी एंड केमिस्ट्री, इन 3 विषय से आप जब लेके बीएससी पढ़ते हो, 3 साल का बीएससी का डिग्री कोर्स कर रहे हो, तो उस समय आपको एहसास हो जाता है कि आपको पेड़ पौधे वाली चीजें अच्छी लग रही हैं, बॉटनी, आपको इसमें आगे जाना है, या आपको लगता है कि केमिकल, जब आप लैब में काम करते हो, केमिस्ट्री से रिलेटेड चीजें अच्छी लग रही हैं, या आपको एनिमल्स अच्छे लगते हैं। जब आपकी ये खुद की पर्सनल आपकी काउंसलिंग है, आपको खुद पता चल जाएगा कि आपका इंटरेस्ट किस साइड आ रहा है, तो आप पोस्ट ग्रेजुएशन उसमें आगे कर सकते हैं। बिल्कुल 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 बिल्कुल। तो ये सारे देखिए, ये बीएससी जूलॉजी मतलब तीनों सब्जेक्ट के साथ आगे बढ़ते हैं। केमिस्ट्री में भी करियर है, सारी बात कर रहे थे। ये विदाउट नीट कोर्सेज हैं, जिसमें हम बात कर रहे हैं कि अगर आपका नीट का एग्जाम नहीं हुआ और आप फिर दूसरे कोर्सेज करना चाहते हैं मेडिकल स्ट्रीम के साथ। अंजना जी, तो इसमें देखिए, जैसा कि आप सामने अपनी स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, बी फार्मा का कोर्स है। बी फार्मा के अलावा बीएससी नर्सिंग का कोर्स है, बीएससी मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी, जिसकी हमने आगे डिप्लोमा की बात की थी, उसी का इन डिटेल कोर्स भी आप कर सकते हैं। बैचलर ऑफ फिजियोथेरेपी, अगर नाम के आगे डॉक्टर लगवाना है और नीट क्लियर करके एमबीबीएस नहीं कर पाए हैं, तो फिजियोथेरेपी एक बहुत ही अच्छा ऑप्शन हमारे सामने डॉक्टर लिख सकते हैं, लगा रहे हैं लोग आजकल। लगा रहे हैं, क्या ये वैलिड है? करते हैं आजकल, लगाते हैं लोग, हाँ, लगा रहे हैं। और बैचलर इन प्रोस्थेटिक्स एंड ऑर्थोटिक्स, ये भी कर सकते हैं। ये कौन सी ब्रांच है, ये प्रोस्थेटिक्स एंड ऑर्थोटिक्स जो आपने बताई? हाँ जी, इसमें जैसे आर्टिफिशियल लिम्स हैं। अच्छा, आर्टिफिशियल लिम्स हैं, या उसके अलावा ब्रेसेस लगते हैं, नी ब्रेसेस, एंकल ब्रेसेस, तो कभी कभी जैसे आजकल एक्सीडेंट्स के बाद स्कल ब्रेसेस, तो ये सारा जो कोर्स है, ये प्रोस्थेटिक्स का कोर्स है। तो बहुत ही अपकमिंग ब्रांच है, बिल्कुल अपकमिंग ब्रांच है, स्कोप आगे बनेगा इसमें। जी हाँ, तो ये कोर्स करके हम मेडिकल फील्ड के साथ बिल्कुल प्रोमिनेंटली जुड़ सकते हैं और अर्निंग भी बहुत अच्छी कर सकते हैं। जैसे फिजियोथेरेपिस्ट है, इसकी भी अर्निंग बहुत अच्छी है। और साथ के साथ अगर हम देखें एनेस्थीजिया टेक्नोलॉजी का कोर्स है, तो अगर कोई भी ऑपरेशन करना है उससे पहले एनेस्थीजिया तो देना जरूरी ही है। तो एनेस्थीजिया टेक्नोलॉजी का कोर्स भी हर फील्ड में, मेडिकल के हर फील्ड में जरूरी हो गया है। मुझे एक चीज और लगती है कि कुछ इसमें कोर्सेज हैं, जैसे कि शुरू से हम बात करते आ रहे हैं कि आप थोड़ा सा कोई डिग्री, डिप्लोमा कोर्स करने के बाद, जैसी आपकी परिस्थितियां आपको अलाउ करती हैं, थोड़ा अनुभव लेने के बाद आप अपना काम शुरू कर सकते हैं। जैसे बैचलर ऑफ फिजियोथेरेपी है, आप अपना पूरा कोर्स करिए, इसका डिग्री करिए पूरी आराम से, उसके बाद कहीं किसी इंस्टीट्यूट से, कहीं से आप जुड़ जाइए, जो भी आप सीखिए इस काम को, और उसके बाद आप अपना काम शुरू कर लीजिए। बहुत अच्छा स्कोप है, बहुत अच्छा पैसा है इसमें। हाँ, बी फार्मा करने के बाद भी अपना खोल सकते हैं, अपनी शॉप खोल सकते हैं, जिसमें ये दवाइयाँ बेच सकते हैं। कुछ लाइसेंस वगैरह लाइसेंस अप्लाई कर सकते हैं। हाँ, बी फार्मा का आपका कोर्स करना चाहिए, आप अपना काम बहुत इजीली शुरू कर सकते हैं। तो सबसे जरूरी है, जो इस वक्त बच्चों, तुम लोग ध्यान से सुन लो, अगर चाहो तो फिर से स्क्रीनशॉट इसका भी ले लो, स्लाइड का। और जो टीचर्स देख रहे हैं, अध्यापकों से मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि अवेयरनेस बहुत बढ़ाएं बच्चों के आगे। हमने ढेर सारे ऑप्शंस रखने चाहिए, खुले रखने चाहिए। निराश होने की किसी भी जगह जरूरत नहीं है। जैसी परिस्थितियां होती हैं, आप जहां लैंड अप करते हो, वहीं से एक दूसरा रास्ता शुरू हो जाता है। तो देखिए कितने तमाम सारे यहाँ कोर्सेज देख रहे हैं, और हम आगे बातचीत करते हैं। तो ये देखिए कि ये ऑप्शन विदाउट नीट क्वालिफाई नहीं करा है, तो आप देखिए, फिर से आपको मैडम बताएंगे कि क्या क्या कोर्सेज हैं, कितने समय के और कितना इसमें अच्छा पैसा भी मिल सकता है आगे जाके। देखिए, अब बीएससी बायोटेक्नोलॉजी की अगर हम बात करें, तो बीएससी बायोटेक्नोलॉजी का कोर्स बहुत बच्चे ऑप्ट करते हैं। बायोटेक्नोलॉजी में आने वाले समय में, जैसे अगर हम कोविड की वैक्सीन की ही बात करें, तो अगर बायोटेक्नोलॉजिस्ट नहीं थे तो कोविड की वैक्सीन भी नहीं आती। mRNA वैक्सीन है, तो बायोटेक्नोलॉजी की हुई है, उसके बाद मास्टर्स और पीएचडी करके आप इस कोर्स करने के बाद काफी अच्छा पैसा भी कमा सकते हैं, साइंटिस्ट फील्ड में जा सकते हैं, और कंपनीज में, मल्टीनेशनल कंपनीज में R&D सेक्टर में भी जा सकते हैं। बैचलर ऑफ ऑक्यूपेशनल थेरेपी भी है, बैचलर ऑफ साइबर फोरेंसिक्स है। साइबर फोरेंसिक का बहुत
बहुत ज्यादा बहुत स्कोप बढ़ा scope है है आजकल। तो जो पुलिस डिपार्टमेंट होते हैं उनके साथ तो पूरा ये एक विंग ही अटैच होता है कि इस तरीके की और भी तमाम जगह इसकी काफी अब लोड बढ़ गई है, क्योंकि जितना ज्यादा देखिए साइबर वर्ल्ड बढ़ता जा रहा है, उतना क्राइम साइबर क्राइम भी बढ़ता जा रहा है, तो है। उतना ही साइबर फोरेंसिक के जो एक्सपर्ट्स हैं उनकी जरूरत है, और ये हर जगह जरूरत है। बिल्कुल, अगर हम बैंकिंग सेक्टर की भी बात करें, अगर हम मेडिकल सेक्टर की बात करें, तो ये कोर्स काफी पॉपुलर है। फार्मेसी की हमने बात कर ली, बायोमेडिकल इंजीनियरिंग ये भी अपकमिंग कोर्स है, जिसमें कि जैसे मैंने आपको कहा बायोमेडिकल में भी बहुत सारी चीजें आगे आ रही हैं। आर्टिफिशियल लिम्स बनाने का तरीका है, ह्यूमन न्यूट्रिशन है, और कार्डियोवैस्कुलर टेक्नोलॉजी जो कि लाइफस्टाइल मैनेजमेंट भी है, कार्डियक अरेस्ट से बचना भी है। और अगर कुछ इसमें क्या करते हैं, बीएससी कार्डियोवैस्कुलर डिजीजेस जो हैं, ये सारी हमारी दिल की, हृदय की जितनी भी बीमारियां उनके साथ रिलेटेड जो उनके कोर्सेज हैं वो करवाए जाते हैं। और साथ ही साथ बीएससी नर्सिंग तो जैसे है ही है, यहाँ इंडिया में भी बहुत स्कोप है, फॉरेन कंट्रीज में भी स्कोप है, फॉरेन कंट्रीज में भी बहुत है। तो देखिए कितने तमाम सारे कोर्सेज हैं, और फुल फ्लेज्ड 3 से 4 साल के पूरी डिग्री कोर्स हैं। जितनी बड़ी डिग्री आप कर लेंगे, जितना ज्यादा पढ़ाई, जितना ज्यादा समय लगाएंगे, उतना ही ज्यादा पैसा भी आपको मिल जाता है, उतने ही ज्यादा चांसेस भी बढ़ जाते हैं। तो जैसी परिस्थितियां हैं आप ये सब कर सकते हैं। आपको अवेयरनेस अपनी जागरूक होने की बहुत जरूरत है। तो ये तो वही अभी आपने जो भी बात करी है बायोइन्फॉर्मेटिक्स, इसमें क्या होता है आप थोड़ा बताएंगे? बायोइन्फॉर्मेटिक्स देखिए, अब जैसे हम सबको पता चल गया है कि हमारे अंदर डीएनए है, बिल्कुल, तो अब डीएनए साइंस बहुत ज्यादा प्रोमिनेंट होके आ रही है। तो जो डेटा आ रहा है डीएनए के साथ रिलेटेड, प्रोटीन के साथ रिलेटेड, वो सारा डेटा मैनेज करना और उसके अलावा उस डेटा में से मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन निकालना, वो कोर्स बनता है बायोइन्फॉर्मेटिक्स। तो ये एक तरह से हम कह सकते हैं मैरिज बिटवीन बायोलॉजी एंड टेक्नोलॉजी, जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है। हाँ, तो बायोइन्फॉर्मेटिक्स का कोर्स इसलिए आज काफी ज्यादा अपकमिंग भी है और मॉडर्न कोर्स भी है। मॉडर्न भी है, बहुत ज्यादा, ये बहुत उतना एक्सप्लोर नहीं हुआ है, तो चांसेस बहुत ही बढ़िया हैं कि अगर आप इसमें एंटर करके और खूब सारी पढ़ाई करें, ध्यान से इसमें करें, तो बहुत ज्यादा इसका स्कोप है ना। आप साइंटिस्ट बन सकते हैं, आप बहुत अच्छा इसमें काम कर सकते हैं। तो इसी तरीके से जो फिजियोथेरेपी की आपने ऑलरेडी बात करी हुई है, पहले फिजियोथेरेपी जो होती थी 15 साल पहले, और आज जो है ये फुल फ्लेज्ड एक ब्रांच है, और बहुत इसका स्कोप बढ़ा है पिछले 15-20 सालों में। अगर घुटने की बात करें तो घुटने की तकलीफ सबको आजकल बहुत ज्यादा ओल्ड एज में भी हो रही है। कोई एक्सीडेंटल केसेस हैं, कोई पैरालिसिस के बाद है, कोई फ्रैक्चर के बाद लिम्ब की मूवमेंट करवानी है, तो फिजियोथेरेपिस्ट की जरूरत बहुत ज्यादा है। और इसके साथ साथ ये भी है कि ज्यादातर जो लोग हैं थोड़े ओबीज हैं, ध्यान नहीं देते हैं, मतलब जंक फूड खाते हैं, तो कहीं ना कहीं मसल पुल हो जाता है थोड़ी सी बात में, मसल्स मेंटेन नहीं रहते, या हम ओवर एक्सरसाइज कर लेते हैं। तो उसमें भी तो एक ही हमारा जो जीवन की दिनचर्या जैसी बनी है, उसमें जरूरत बहुत फिजियोथेरेपिस्ट की पड़ती है। स्पोर्ट्स की इंजरीज बहुत हो रही हैं, स्पोर्ट्स वालों को भी फिजियोथेरेपी की बहुत जरूरत है। स्पोर्ट्स उसका तो पूरा एक अलग विंग ही है कि स्पोर्ट्स के लिए किस तरीके की नॉलेज होने की, तो बहुत ही बढ़िया और बड़ा ये एक एवेन्यू है जिसमें बच्चे सोच सकते हैं। वास्ट फील्ड है, बहुत अच्छा है। इसी तरीके से ये आप क्या बताना चाहेंगे, ये कौन सा इंस्टीट्यूट? आइसर्स अब भारत में इस टाइम पे अगर इंजीनियरिंग की बात करें तो आईआईटीज टॉप पे हैं, है ना। और अगर हम मेडिकल फील्ड की बात करें तो एम्स, जिपमेर, इनकी बात करते हैं। अगर हम साइंस की बात करें तो आइसर्स ये मक्का मदीना है साइंस के, तो इसमें आइसर में आप एंट्री ले सकते हैं। अगर आपका दिल बहुत ज्यादा साइंस में लगता है, वैज्ञानिक बनना चाहते हैं, आप साइंटिस्ट बन के देश की सेवा करना चाहते हैं, तो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एजुकेशन एंड रिसर्च ये बहुत ही अच्छा। दूसरी बात है, आप देखिए कि आपके अपने पंजाब में भी मोहाली में एक आइसर इंस्टीट्यूट है, और ये तो 8 तरह की, ये भी लिस्ट आप स्क्रीनशॉट इसकी ले सकते हैं बच्चों। आइसर के माध्यम से अगर आपने इसमें एंट्री ले ली, बहुत ही प्रेस्टिजियस इंस्टीट्यूट है, तो डेफिनेटली आप एक साइंटिस्ट बनकर ही निकलोगे। और जॉब की तो बिल्कुल आप चिंता ही छोड़ दीजिए, समझ लीजिए आपका प्लेसमेंट हो गया वंस यू एंटर द आइसर। बिल्कुल, प्लेसमेंट भी हो गया और बहुत सेटिस्फाइंग करियर बन गया आपका। मैंने सबके वेबसाइट्स डाले हैं, तो अगर आप विजिट करना चाहें, इनके बारे में जानना चाहें, इनके वेबसाइट्स विजिट करें, कर लेते हैं। इसके स्क्रीनशॉट ले लीजिए बच्चों।
इसी तरीके से ये नाइपर, ये भी इंस्टीट्यूट है प्रेस्टिजियस, थोड़ा बच्चों को बताते हैं। हमारे अपने पंजाब में नाइपर मोहाली वन ऑफ द फर्स्ट नाइपर्स था, और अब इस टाइम पे तो ये इट हैज बीन डिक्लेयर्ड इंस्टीट्यूट ऑफ नेशनल इम्पोर्टेंस, नाइपर मोहाली जो है। तो बी फार्मा जो बच्चे करते हैं उनका एक तरह से मैं कह सकती हूँ, अगर हमने IITs की बात की तो ये IITs ऑफ फार्मेसी हैं नाइपर्स। बिल्कुल। उनका सपना है फार्मा वाले सभी स्टूडेंट्स का कि वो नाइपर में जाएं, और मेरी स्टूडेंट्स से ये अर्ज भी है कि अच्छे इंस्टीट्यूट को एम करें। आप अपनी एम स्टार्टिंग से ही बना सकते हैं। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਬੀ ਫਾਰਮੇਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਲੈਂਦੇ ਹੋ, ਉਹ ਕਿਤੇ ਵੀ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਲੈਂਦੇ ਹੋ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਾਲਜ 'ਚ ਬੀ ਫਾਰਮੇਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਪੋਜ਼ਿੰਗ ਤੁਸੀਂ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਲਿਆ, ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਓ ਕਿ ਕੱਲ ਨੂੰ ਜੇ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਕੈਰੀਅਰ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ, ਜੇ ਮੈਂ ਰਿਸਰਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਜੇ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕਮਾਈ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਨਾਈਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ एंट्री पानी है। नाइपर ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਮਿਟਡ ਸੀਟਸ ਨੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਐਲੀਜੀਬਿਲਿਟੀ ਬੀ ਫਾਰਮਾ ਹੀ ਹੈ। ਬੀ ਫਾਰਮਾ ਦੇ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਐਗਜ਼ਾਮ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਐਗਜ਼ਾਮ ਕਲੀਅਰ ਕਰਕੇ ਨਾਈਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਮ ਫਾਰਮਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਪ੍ਰਾप्त ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਫਾर्मेकोलॉजी है 7-8 डिफरेंट ब्रांचेस हैं, इसके अंदर बहुत सारी डिफरेंट ब्रांचेस हैं, लेकिन अभी हमें लगता है अंजना जी हम इनको ये नॉलेज ही दें तो बच्चों को बहुत अच्छा रहेगा कि अगर आपने नीट दिया, आपको हमने आइसर का बताया, ये जो नाइपर है आप समझ लीजिए बी फार्मा करा है, बट यहाँ ये बात ध्यान देनी है बी फार्मा आप कहीं से करें, ये एम फार्मा से यहाँ पे एडमिशन होता है नाइपर में, और इसके लिए बहुत ही अच्छी मेरिट की बहुत जरूरत है। बहुत नीचे देखिए लिखा भी है अहमदाबाद, गुवाहाटी और ये सब जगह पे, हैदराबाद, कोलकाता, रायबरेली, हाजीपुर, इन सब जगह भी खुले हैं, अपने मोहाली में भी है। अगर वंस यू एंटर द नाइपर, जैसे आइसर की बात थी, तो समझ लीजिए आपका फ्यूचर सिक्योर है। किसी भी लाइन में आप फर्दर जाएं, आपको फिर हमें बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि आपको आगे क्या करना है। तो यही सारी कुछ बातचीत थी जो बच्चों आपके साथ करना चाहते थे कि आप अगर बहुत ही शिद्दत से मेडिकल स्ट्रीम चुनते हैं कि हमें मेडिकल स्ट्रीम डॉक्टर ही बनना है, तो आपको कोई नहीं रोक सकता है कि आप डॉक्टर नहीं बनेंगे। अगर आप डॉक्टर का नीट का एग्जाम देते हैं और आपको लगता है कि आपने उतने अच्छे नंबर नहीं ला पाए, उतना अच्छा आपको कॉलेज नहीं मिला है, और आप चाहते हैं कि बीडीएस करना चाहते हैं, बहुत अच्छी बात है। आजकल बीडीएस में हमने बातचीत नहीं करी, अगर अंजना जी थोड़ा हम बताएं कि खाली बीडीएस यही नहीं रह गया है कि दांत की प्रॉब्लम है, बाकी थोड़ा कॉस्मेटिक से भी जुड़ गया है ना बीडीएस का तो एस्थेटिक्स, कॉस्मेटिक्स, अगर आप जरा से भी दांत ऊंचे हैं तो देखिए एक ब्रेसेस लगाने का आप प्राइवेट डेंटल डॉक्टर के पास जाते हैं तो मुझे नहीं लगता 50-60 हजार से कम कहीं ब्रेसेस लग रहे हैं। तो जो ब्रेसेस लगा रहे हैं डेंटल डॉक्टर्स, उनकी कमाई बहुत अच्छी है। जैसे गल करिए वधिया डेंटिस्ट दी, वो एक अच्छा डेंटिस्ट 4-5 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਮਹੀਨਾ ਕਮਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਬਸ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਓਨੈਸਟੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਮਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਟੈਕਲ ਕੀਤਾ, ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਡੀਲ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਇਸ ਵਾਸਤੇ BDS ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵੀ ਸਟਿਗਮਾ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ 'ਚ ਹੈਗਾ ਕਿ MBBS ਨਹੀਂ ਤੇ BDS ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਜ਼ਰੂਰ ਆਪਟ ਕਰੋ, BDS ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਲਓ ਤੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਪੂਰੀ ਓਨੈਸਟੀ ਨਾਲ, ਪੂਰੀ ਟਰੂਥਫੁਲਨੈਸ ਨਾਲ, ਮਿਹਨਤ ਨਾਲ ਕਰੋ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੋਰ ਤੋਂ ਹੋਰ ਮਰੀਜ਼ ਜੁੜਨਗੇ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ प्रॉब्लम ਦਾ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਰਹਿ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸਾਰੀ ਤੁਹਾਡੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਆਟੋਮੈਟਿਕਲੀ ਸੋਲਵ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੋਰ ਮਰੀਜ਼ ਆਣਗੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਇੰਪਰੂਵ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਤੇ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਤੁਸੀਂ अपने क्लिनिक तो हॉस्पिटल बहुत आगे बढ़ सकते हैं, बहुत कर सकते हैं। और बच्चों BDS के लिए जैसे कि MBBS का है, आपको पता ही है कि आप अपना काम शुरू कर सकते हो, अपना क्लिनिक खोल सकते हो, तो BDS में भी अभी इसी तरीके का बहुत स्कोप है। एक डेंटल चेयर होती है, आप जहाँ रह रहे होते हैं वहां ही एक कमरे को आप कन्वर्ट कर लेते हो अपने उसमें, और बहुत सारा स्कोप बढ़ जाता है। लेकिन उसके पहले आप किसी हॉस्पिटल से जुड़ के एक्सपीरियंस ले सकते हैं। तो बच्चों कहना ये चाहते हैं कि जैसे अभी आपके अंजना मैम जो साथ में हैं, उन्होंने बताया कि बहुत ईमानदारी के साथ अगर अच्छी तरीके से पेशेंट को डील करते हैं, तो इसके लिए जो है वैल्यूज का होना बहुत जरूरी है, जो कमिटमेंट, ऑनेस्टी से, क्योंकि कई बार होता है कि हम एम्बिशियस हो जाते हैं पर विजनरी नहीं होते। हम विजन और अपनी जो वैल्यू सिस्टम है उसको भूल जाते हैं। बस हम अगर डॉक्टर हैं, ह्यूमैनिटी से जुड़ रहे हैं, सारी जितनी सर्विसेज की अभी हमने आपसे बात करी इन 30 मिनट्स पे, तो उन सब के सबसे जरूरी है कि आप नॉलेज गेन कर लें, अवेयरनेस बढ़ाएं, लेके अपने वैल्यू सिस्टम को इंटैक्ट रखें।
जिस भी प्रोफेशन को चुनते हैं मेडिकल स्ट्रीम लेने के बाद उसमें एक दृढ़ संकल्प करें कि आप ह्यूमैनिटी की सेवा करने जा रहे हैं, बहुत ही ईमानदारी के साथ करेंगे तो आप जरूर सफल होंगे, जरूर सफलता आपके कदम चूमेगी जरूर जी। तो इसी के साथ आज का ये मेडिकल स्ट्रीम वाले बच्चों के लिए ये बहुत सारे ऑप्शंस रखे गए थे। उम्मीद है कि आपको कुछ उसमें से जरूर अच्छे लगेंगे। टीचर्स से, ये जितने अध्यापक साहिबान से मेरी रिक्वेस्ट है कि बच्चों को थोड़ा गाइड करें, उनकी काउंसलिंग करें, उन्हें सारे स्क्रीनशॉट्स जो लिए थे अलग से समय देकर उनको समझाएं जो बच्चे इस लाइन में आगे बढ़ना चाहते हैं। आज बहुत सारी जानकारी डॉक्टर अंजना ने दी है, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। और मेरा मैम ये भी कहना चाहूंगी कि अगर बच्चों को कभी कोई प्रॉब्लम है तो वो मेरे से बात भी कर सकते हैं। बिल्कुल, आप अगर, बिकॉज बहुत ही एक्सपर्टीज है मेडिकल बच्चों का, क्या क्या ऑप्शंस हो सकता है, आप आराम से बात भी कर सकते हैं। आप अपना नंबर बोल दीजिए डॉक्टर अंजना जी। 70099447 फिर से बोलिएगा। 70099447। बिल्कुल ठीक है। आप कभी भी मैम को अपने कॉल कर सकते हैं, आप मुझे कॉल कर सकते हैं। किसी भी तरीके की आपको काउंसलिंग की जरूरत है तो हम हमेशा आपके लिए हाजिर हैं। बिल्कुल। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।